हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपके सीबीएसई बोर्ड के 7 से 10 नंबर आज के इस 1.5 घंटे के लेक्चर में से आने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक ऐसा चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी भी आपसे इसके क्वेश्चन बनते नहीं हैं। 2-3 किताबें पढ़ डाली, यूट्यूब पे वीडियोस देख डाले, बहुत सारे वन शॉट देख डाले, पर अभी भी जब आप एग्जाम देने जाते हो, प्री बोर्ड देने जाते हो, तो क्वेश्चन ऐसा लगता है सिलेबस से बाहर के हैं। ऐसा नहीं है, सिलेबस के अंदर से है। दिक्कत यह है कि YouTube के ऊपर जो आप वन शॉट्स देखते हो उसमें एनसीईआरटी का 30 से 40% ही कवर होता है। बहुत सारा टॉपिक उसके अंदर नहीं होता है और आप बड़े खुश हो जाते हो कि हां, मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैं वन शॉट नहीं, मैं गन शॉट लेके आया हूं। नाम मैंने एकदम डिफरेंट रखा, गन शॉट। गन शॉट का मतलब यह है कि आपके एग्जाम में 100% पेपर इस 1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर से ही आएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी ऐसा बोर्ड जो एनसीईआरटी को फॉलो करता हो, वहां पे मेटल नॉन मेटल का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस लेक्चर के अंदर से आएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से यह बात इसीलिए बोल पाता हूं क्योंकि मैं यहां 100% एनसीईआरटी कवर करता हूं गन शॉट में, और 30 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यही प्रैक्टिस कराता हूं। टॉपिक पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स दूंगा, मेमोनिक कोड सिखाऊंगा, याद कराऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सब करा के भेजूंगा। आज आपके 7 से 10 नंबर पक्के होने जा रहे हैं इस चैप्टर के। इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स भी आ जाएगा। एक टेलीग्राम भी बना रहे हैं जहां पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दे सकता हूं, वहां पे डिस्कशन हो सकता है। तैयार हो आप? अच्छा, अगर थोड़ा सा भी दुखी हो ना कि यार मेरे नंबर नहीं अच्छे आए हैं, मेरी पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही है, एक चीज आपको अब याद रखनी है कि हो सकता हो कुछ बच्चे आपसे रेस में आगे निकल गए, हो सकता हो आप थोड़ा पीछे छूट गए, पर जब रेस खत्म होगी तो आप ही जीतोगे। अंत में मैं ही जीतेगा। फिर से, अंत में मैं ही जीतेगा। अपने दिल में ये चीज सोचनी है, अपने कमरे में दीवार पे चिपका दो, अंत में मैं ही जीतेगा। कमेंट में लिख दो, अंत में मैं ही जीतेगा। शुरू करते हैं भाई पूरे कॉन्फिडेंस में। सबसे पहले यार फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंस आपने भाई कई बार देख रखा होगा। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, शाइनी सरफेस होता है, पर अपने प्योर स्टेट के अंदर। अगर मेटल के ऊपर ऑक्सीजन वगैरह जुड़ जाएगी तब वो इतने शाइनी नहीं रहेंगे अपने प्योर स्टेट के अंदर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटालिक लस्टर, चमक। नॉन मेटल के अंदर ये चमक नहीं होती तो वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होंगे, मुझे पता है। एक्सेप्शंस लास्ट में मैं अलग से बताऊंगा, पहले जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लो। एक्सेप्शंस वही बताऊंगा जो बोर्ड में आ सकते हैं, वरना एक्सेप्शन की लिस्ट बेटा बहुत लंबी होती है, ठीक। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। सबके एक्सेप्शन बाद में। तो मेटल चमकीले होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन मेटल चमकीले भी नहीं होते और सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी क्या है? किसी को ठोक ठोक के शीट बना देना, शीट। किसी को ठोक ठोक के ऐसे शीट बना देना, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट बना देना। यह प्रॉपर्टी गोल्ड और सिल्वर के पास सबसे ज्यादा होती है, मैलिएबिलिटी की, है ना, ठोक ठोक के शीट बनाने की। और गोल्ड को ठोक ठोक के ऐसे पतली पतली शीट बना सकते हैं, इसीलिए गोल्ड की बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। इसीलिए सिल्वर की भी बहुत सारी ज्वेलरी बनाई जाती है। कोई भी शेप दे सकते हो, ठोक के पतला कर सकते हो, समझ गए। अच्छा, इनके पास नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते, ठोक ठोक के शीट नहीं बन सकती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है बेटा? किसी चीज को ठोक ठोक के, खींच खींच के पतले पतले वायर बना सकना। क्या है? एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर मेटल को हम ऐसे दबा दबा के खींचें तो पतले पतले वायर घर के बन सकते हैं। देखा है घर पे कॉपर, सिल्वर, इन सब के, सिल्वर के तो नहीं, कॉपर के वायर यूज होते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी गोल्ड के पास सबसे ज्यादा होती है। अगर 1 ग्राम गोल्ड हमारे पास है, 1 ग्राम गोल्ड बेटा इतू सा, 1 ग्राम गोल्ड, इससे कितना वायर बन सकता है? 2 किलोमीटर लेंथ का वायर। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक का वायर बन सकता है 1 ग्राम गोल्ड की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू, टेंशन मत लो, हंसी मजाक में पढ़ेंगे और सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल में होती है। क्या आप थिन वायर बना सकते हो? और सबसे ज्यादा किस में होती है? गोल्ड में होती है। अब देखो, गोल्ड को आप वायर भी बना सकते हो, ठोक ठोक के शीट भी बना सकते हो, इसीलिए गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी बना लेते हैं भाई। शेप दे सकते हैं, ऐसे खींच के पतला कर दिया तो कान की बाली बन गई। क्या हुआ? गिफ्ट करनी है? पढ़ ले बेटा, पैसा कमा तभी तो गिफ्ट करेगा।
उसके बाद भी कौन गिफ्ट लेगा मेरा, सिंगल ही रहेगा तू। एनीवेज, अब देखो इन दो प्रॉपर्टी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो ऐसे याद कर लो कि एक मॉल के अंदर, एक बड़े से मॉल के अंदर ढेर सारी शीट्स पड़ी हुई हैं, है ना, कागज की बहुत सारी शीट। तो मेलेबिलिटी मतलब बीटन इनटू शीट्स। अच्छा, डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी से डक समझ में आ रहा है, तो किसी डक को हमने वायर से बांध दिया। दिमाग में इमेजिन कर लो कि एक डक है, पक 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 पक, और उसको हमने वायर से बांध दिया, तो डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। और नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉन डक्टाइल होते हैं। एक्सेप्शंस में सारे बाद में पढ़ाऊंगा। अरे बाप रे, हाँ भाई। अब मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कौन सा है? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। याद रखना है बेटा, ये सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। घर में देखो कॉपर की वायर बनती है, सर गोल्ड की क्यों नहीं बनती? तेरा घर जाएगा इसमें, अंबानी के बेटे थोड़ी हैं अपन की गोल्ड की वायर लगा दे घर पे। उन लोग घर में भी लगाते हैं डायमंड गोल्ड की वायर। सर डायमंड में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। हाँ खैर। अच्छा, नॉन मेटल क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, हीट को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। बेस्ट आर सिल्वर एंड कॉपर। सबसे अच्छे हीट के कंडक्टर सिल्वर, कॉपर। और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। क्लियर है? सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? गोल्ड। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर। मेलिएबल कौन है? गोल्ड और सिल्वर है। समझ में आ गया? और ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं है। क्या होते हैं ये? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट। और यहां इनकी बात करें, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जल्दी मेल्ट नहीं होते, बड़े मजबूत होते हैं यार मेटल, है ना। जलाते रहो गलेंगे नहीं। तो मेटल क्या है? मैं गलेगा नहीं, है ना। आगे जो वर्ड है मैं बोल नहीं सकता, गाली है ना। हाँ सर बहुत सीधे हो आप, कुछ नहीं बोलते हो। कुछ नहीं बोलता मैं, बचपन में भी नहीं बोलता था। तुम क्या क्या बोलते हो स्कूल में? नो नो जब तक पापा को ना पता चल बेटा तब तक सही है, ठीक है। सोनरस, सोनरस क्या होता है? मतलब भैया, अरे स्कूल में देखा ना, वो घंटी लगी रहती है, टन 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 स्कूल चले हम। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा? साउंड करते हैं, प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। इस पे हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा? साउंड आएगा। इसको सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। सोनरस साउंड जैसा लग रहा है। नॉन मेटल नॉन सोनरस होते हैं, है ना। इनमें सब कुछ नॉन ही है कुछ कर नहीं रहे हैं ये। फिजिकल स्टेट की बात करें तो बेटा मेटल सॉलिड स्टेट होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल बेटा आपको सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैसेस भी मिलेंगे। जैसे देखो सॉलिड कौन सा हो गया आपका? कार्बन और सल्फर हो गए आपके सॉलिड। डायमंड वगैरह नहीं होते, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ग्रेफाइट, पेंसिल की जो लेड होती है, सॉलिड स्टेट में हो गई। लिक्विड स्टेट में एक ही है, आप याद रखना, ब्रोमीन। एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन, एक ही लिक्विड है, ठीक है। और गैसेस स्टेज में बेटा बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल गैस हो गई, नाइट्रोजन नॉन मेटल गैस हो गई, ठीक है। तो ये सारी नॉन मेटल गैसेस होती हैं। तो जनरली गैसेस सबसे ज्यादा दिखती हैं, लिक्विड एक ब्रोमीन दिखता है और सॉलिड कार्बन सल्फर हो सकते हैं। क्लियर है? देखो क्वेश्चन भी आ रखा है, पहला सवाल आ गया सीबीएसई 2024 का। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ होमवर्क भी मिलेंगे, हो जाएंगे सब। अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा कौन सा मेटल होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मरकरी। और कौन सा नॉन मेटल? ब्रोमीन। ढूंढ लो। अब देख भाई एक्सेप्शन एक बार में पढ़ लेते हैं, एक एक में पढ़ने में ना बड़ी कंफ्यूजन होती है इसका। ये एक्सेप्शन, जितने एक्सेप्शन एग्जाम में आ सकते हैं वही तो पढ़, सारे दुनिया के एक्सेप्शन क्यों पढ़ने। चल एक्सेप्शन स्टार्ट करते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स हमें पता है क्या होते हैं, हार्ड बताया था ना, सख्त होते हैं। पर कुछ मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम, सीसियम। इनको चाकू से काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन से हो गए बेटा? पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप वाले, उनको एल्कली कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ऑल्सो गैलियम एंड सीसियम, इनको भी आप नाइफ से काट सकते हो। तो एक्सेप्शन हो गया ना, मेटल्स तो हार्ड होने चाहिए थे। अच्छा एक और चीज, गैलियम एंड सीसियम वेरी सॉफ्ट एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दे मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अभी हमने कहा था कि मेटल्स को जैसे गर्म करते रहो मेल्ट ही नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, है ना। पर यार गैलियम और सीसियम क्या है, ऐसे हाथ में उठाओगे पिघल जाएंगे। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि तुम्हारे हाथ के टेम्परेचर से ऐसे उठाते ही पिघल गए। ये हाल है,
कैसे याद रखेंगे वो भाभी पहले पढ़ लो, अच्छे से याद करने का तरीका बताएंगे। मरकरी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अभी तो पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये आ गया मरकरी। ये मरकरी जो है ना यार, मेटल के नाम पे कलंक है। एक तो यार अकेला मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड स्टेट में हो गया तो मेलिएबल की बात हो ही नहीं सकती। कोई चीज लिक्विड है तो उसको ठोक ठोक के शीट तो बनाओगे नहीं, मेलेबल ठोक ठोक के शीट बनाना। डक्टिलिटी की बात भी नहीं हो सकती, कोई चीज लिक्विड है तो उसका वायर खींच के कैसे बनाओगे। सोनोरस भी नहीं हो सकता, क्या इस पे जाके हथौड़ा मार के आवाज। तो ये बहुत सारी चीजों का एक्सेप्शन बन सकता है, आप सब दिमाग लगाने लगो, ठीक है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है। लेड की बात करें बेटा तो लेड क्या है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखना, एक्सेप्शन है। वैसे टिन और बिस्मिथ भी होता है, पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जिससे बोर्ड में नंबर आए। मैं यहां अपनी नॉलेज दिखाने नहीं आया, मैं यहां तुमको बोर्ड में नंबर दिलवाने आया हूं, ये याद रखना। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। कौन कौन सा था सबसे गुड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, याद रखेंगे। नॉन मेटल की बात करें बेटा तो नॉन मेटल में पढ़ा था चमकीले नहीं होते। चमकता कौन है, मेटल। सब मेटल करता है, कुछ करते नहीं। मेटल आर लस्ट्रस। नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस बोला था, बट एक्सेप्शन है दो, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्ट्रस। अच्छा, नॉन मेटल में पढ़ा था कि सॉफ्ट होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट। पर भाई इस दुनिया का नेचुरली अकरिंग सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, डायमंड। डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। साथ साथ इसके पास हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता था, मेटल का ज्यादा होता था। पर ये डायमंड एक्सेप्शन हो गया, हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया ना मेल्ट होता है ना बॉइल होता है। ग्रेफाइट की बात करें बेटा, इज लस्ट्रस, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करनी थी, पर ग्रेफाइट करता है। ग्रेफाइट क्या, पेंसिल की लेड में जो होता है, देखे होंगे ना आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे पढ़े रहते हैं और स्कूल में भी होते हैं। ऐसे पेंसिल के ऊपर ऐसे बैटरी, पेंसिल से बैटरी लगाया और ऐसे बल्ब लगाया, जल जाता है। इन सबको याद करने की टेंशन मत लो। देखो इस तरह से मेमोनिक कुछ बनाए, अगर अच्छे लगे तो ठीक, वरना छोड़ देना। पहले के लिए क्या बोला मैंने, नाक की गली में चाकू चलाया। नाक Na सोडियम, की के पोटेशियम, की सीसियम, गली गैलियम, ली लिथियम में चाकू, यानी कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, लिथियम, चाकू कैन बी कट विथ अ नाइफ। अगर लगे सही, वरना ऐसे याद रहे। दूसरा क्या है, चेस खेलती गर्ल को हाथ में रखा पिघल गई। तो चेस सीई सीजियम, गर्ल गैलियम को हाथ में रखा पिघल गई। गैलियम एंड सीसियम मेल्ट इफ यू केप्ट देम ऑन योर पाम। चेस खेलती गर्ल को हाथ में रखा पिघल गई, याद हो तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मरकरी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट नहीं कंडक्ट करता। मरकरी एक प्लैनेट है, हमने कहा उसके अंदर धूप नहीं जाती। मरकरी प्लैनेट पे धूप नहीं आती तो हीट नहीं आती, सिंपल। अच्छा, लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड का सिंबल याद है, पीबी होता है। तो मैंने लिख दिया पब में लाइट चली गई, यानी पब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, पब में लाइट चली गई। अच्छा, आयोडीन एंड ग्रेफाइट चमकते हैं। तो आयोडीन से मैंने बन गया आयोडेक्स, और ग्रेफाइट किस में होता है, पेंसिल। तो पेंसिल में आयोडेक्स लगाया, पेंसिल में आयोडेक्स लगाया तो चमकने लगा। पेंसिल में आयोडेक्स लगाया, चमकने लगी। ये सब मैंने खुद से बनाए हैं, अच्छे लगे तो ठीक है, वरना छोड़ देना। नेक्स्ट क्या है, डायमंड है तो मजबूत हीरे को तुमने हथौड़े से मारा, नहीं टूटा। तुमने तवे पे गर्म किया, तब भी नहीं पिघला। तो डायमंड हार्डेस्ट हो गया एंड इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे याद रख सकते हो कि मजबूत हीरे को मारा, नहीं टूटा, तवे पे रखा, तब भी नहीं गला। ग्रेफाइट, इसका कुछ नहीं बनाया, ठीक है। कंडक्ट पेंसिल है ना, तो पेंसिल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, सीबीएसई 2023, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेलिएबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन था, मैंने बताया था। कहां लाइट चली गई थी, पब में लाइट चली गई थी, तो बेटा लेड हो गया, है ना। कॉपर, सिल्वर तो बहुत अच्छे हैं, जिंक भी है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे डू नॉट मेल्ट, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई कुकिंग वेसल्स किससे बनाते हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम से। क्यों बनाते हैं कुकिंग वेसल इससे, बिकॉज ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और मेल्ट भी नहीं करते, हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि भाई जिस चीज से भी तुमको कुकिंग वेसल बनाना है, उसको आप गैस पे रखोगे, आग जलेगी तो मेल्ट हो सकते हैं ना, तो उसका हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता है कभी कभी कि एलोट्रोप क्या है। तो कोई एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपी, है ना। और जो उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं एलोट्रोप। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स।
ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, डायमंड, कोल। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, कोल भी कार्बन है, अलग अलग फॉर्म में है। इस फिनोमेना को एलोट्रोपी, और ये जो अलग अलग चीजें होती हैं इनको बोलते हैं एलोट्रोप। अभी तक ये दोनों सवाल बोर्ड में कभी नहीं आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2020 का सवाल है। टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स बताया था, ठोक के शीट बनाना है ना, डक्टाइल मेलेबिलिटी। टू मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर सिल्वर हो गया। नेम टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम, कौन सा हो गया, गैलियम एंड सीसियम। ठीक है, होमवर्क में लिख लो, ऐसे तो बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 आप कमेंट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया आपने, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो सबसे पहला है मेटल जब हवा में जलते हैं, क्यों जलते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे। कुछ जलते हैं, कुछ नहीं भी जलते हैं। मेटल का जब बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, बड़ा सिंपल है, मेटल और ऑक्सीजन क्या बना, मेटल ऑक्साइड। तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। जनरली बेटा ये बेसिक नेचर की होती हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड कैसी होती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर की। बेसिक हो गए तो बेटा क्या करेंगे ये, कि अगर हमारे पास मॉइस्ट रेड लिटमस है तो रेड लिटमस को क्या टर्न कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ठीक है, ये सब नहीं याद हो पा रहा है तो एसिड बेसिस सॉल्ट का वन शॉट मेरा देखना, बहुत अच्छे से बताया। अब देखो पहले रिएक्शन दिया है पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन का, K और O2। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई K2O बन गया। सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, इधर इधर Na2O बन गया। तो K2O और Na2O। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है बहुत एक्सोथर्मिक होता है। सोडियम पोटेशियम इतने रिएक्टिव है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिविटी सीरीज अभी पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम। तो अगर इनको आपने बाहर रख दिया ना ऐसे खुला, तो अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और इसमें आग लग जाएगी। हाँ, K and Na react so vigorously with oxygen that they catch fire, burn in air, even if kept in open। मतलब ऐसी चीज जिसको हवा में रखा तो अपने आप आग लग गई। जादू सा नहीं लग रहा है, माचिस जलानी पड़ती है भाई, अगरबत्ती जलानी पड़ती है, जलाना ही नहीं। कोई चीज को हवा में लेके आओ अपने आप जलने लगेगी। इसीलिए दे आर केप्ट इनसाइड केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखा जाता है। क्यों, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर, एक तो उनको खुद बचाना, दूसरा प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल फायर, दूसरा हमें बचाना अगर आग लग गई तो सवाल भी देखो आ रखा है सीबीएसई 2021, कल लोगे मेरे ख्याल से। वाई इज पोटेशियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, लिख लोगे, ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखो, कुछ और भी मेटल्स हैं जिनका ऑक्सीजन साथ रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन का है, चैप्टर 1 में भी था ये। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे बर्न करने लगता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट पाउडर, वॉच ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट था, तो MgO बनता है व्हाइट पाउडर। बैलेंस कर लेना है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 2 इस लेक्चर की सारी रिएक्शन आप खुद से बैलेंस करना। अभी बैलेंस वाला पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आता, रिएक्शन नहीं समझ में आती, इसलिए मैं रिएक्शन समझाना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट लाइट, बहुत सारी रोशनी भी निकलती है जब मैग्नीशियम जलता है ना, एकदम शादी होती है मैग्नीशियम की, पहले चैप्टर में बताया था ये सब। अच्छा, दूसरा है एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो हमने थोड़ा सा हीट किया, क्या बन गया, Al2O3 बन गया। क्लियर है भाई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, बैलेंस कर लेना यार। ठीक है, एल्यूमिनियम बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। कॉपर बेटा लाल रंग का होता है, कॉपर मेटालिक, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी देर तक हीट करना, थोड़ी देर तक कॉपर को हीट करते हैं तो काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनती है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम वाला जल्दी नहीं पूछता, ये दोनों पूछ सकता है। तो कॉपर लाल रंग का होता है, हीट कर दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ब्लैक लेयर बना लेता है। कॉपर डज नॉट बर्न, जलता नहीं है, ये इतना रिएक्टिव नहीं ना, बहुत नीचे रिएक्टिविटी। सोडियम पोटेशियम जलने लगते हैं, ठीक है, खुद से। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हीट करना पड़ता है और कॉपर को बहुत देर हीट करना पड़ता है। बाकी लोग भी जलते हैं बट हीट करने पे, सोडियम पोटेशियम खुद से जल जाते हैं हवा में आते ही, और कॉपर नहीं जलता, बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बेटा आपको अभी आगे मैं दिखाऊंगा, गोल्ड सिल्वर बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, घर पे मस्त रहते हैं, सोते हैं अपना, भाई हमें रिएक्शन नहीं करना, हम लोगों के गले में टहलेंगे, हाथ में भरेंगे, भाई हम लोग अमीर लोग हैं, हमें वो सड़क पे जाके दंगा फसाद नहीं करना है, हमें क्या करना है, लोगों का हार बनना है। तो गोल्ड सिल्वर ज्यादा रिएक्शन नहीं आया, मस्त एकदम। ठीक है, आपने देखी होगी फ्लेम टेस्ट कि किसका क्या कलर होता है, किसकी जलने की फ्लेम की कलर क्या होती है। तो लिथियम का कलर होता है बेटा क्रिम्सन कलर का होता है, सोडियम बेटा येलो रंग का होता है, शायद नहीं दिख रहा तो लिख देता हूं। पोटेशियम बेटा लाइलेक कलर की फ्लेम होती है, कैल्शियम ऑरेंज रेड होती है, कॉपर की ग्रीन कलर की फ्लेम होती है, जो नहीं दिख रहा मैं लिख दे रहा हूं, ग्रीन कलर की फ्लेम होती है। ठीक है, तो इन कलर की फ्लेम होती है, फ्लेम टेस्ट है, कभी कभी 1-2 सवाल आए हुए हैं यहां से।
अब इसको याद कैसे रखें, लग तो रहा है इतने सारे कलर कि लिथियम की जब जलेगा हवा में तो क्रिम्सन दिखेगा, सोडियम येलो दिखेगा, पोटेशियम लाइलेक दिखेगा, कैल्शियम ऑरेंज। थोड़ा सा मैंने कोशिश की, अच्छा लगे तो ठीक है, वरना आप खुद से इसको याद कर लेना। देखो कोशिश क्या की है मैंने, एक डायग्राम बना दिया है मैंने। एक डायग्राम है जिसमें सबसे पहले ऊपर यहां पे येलो सन है बेटा, किस रंग का, येलो रंग का सन है। तो सन मतलब सोडियम येलो कलर का है ना, सोडियम येलो कलर का। दूसरी चीज क्या है बेटा, इसमें हरे रंग का कॉप है, ग्रीन कॉप, देखो यहां पे लिखा है सब मैंने। येलो सन क्या हो गया, येलो, और सन मतलब सोडियम। दूसरा ग्रीन कलर का कॉप है बेटा, तो ग्रीन कॉप का मतलब कॉपर हो गया, तो कॉपर का फ्लेम ग्रीन कॉप। तीसरी चीज क्या है, यहां पे एक आदमी है जिसके हाथ में लिकर, एक्चुअली कॉपर इसके हाथ में लिकर है, क्या है भाई, लिकर, शराब, गंदी चीज पता है मुझे, पर एग्जाम्पल है। तो ये शराब ऑफर कर रहा है इनको साहब को जो कार में बैठे हैं, तो लिकर है हाथ में, लिकर, लिकर क्या हो गया बेटा, लिथियम, और कर से क्या बन गया आपका, क्रिम्सन कलर, है ना। और बेटा इस कार के ऊपर क्या रखे हैं, ऑरेंज रखे हैं, तो कार ऑरेंज लिखा है, कार के ऊपर ऑरेंज, कार मतलब कैल्शियम, ऑरेंज मतलब कैल्शियम का कलर देखो क्या है, ऑरेंज रेड कलर। और क्या है बेटा, एक ब्लैक रंग की बाइक है, विदेश में साइकिल को भी बाइक बोलते हैं यार, वो पता नहीं क्या है यूएस में, तो ब्लैक रंग की बाइक है, तो काली, कैसी बाइक है, ब्लैक बाइक, तो हमने इसको क्या बोल दिया, काली, हमने क्या बोल दिया, काली। तो हमारा पोटेशियम, का मतलब पोटेशियम, ली मतलब लिलिक। तो ये पिक्चर आपको याद रखने की कहानी क्या है भाई, धूप में, भरी धूप में एक आदमी कार चला के आ रहा है, कार के ऊपर ऑरेंज रखे हैं और वो कार में ऑरेंज लेके जा रहा है। एक पुलिस वाला आया, कैसे आया, काले रंग की बाइक पे आया और लाके उसको क्या ऑफर कर रहा है, लिकर, है ना, अल्कोहल ऑफर कर रहा है। तो धूप से येलो सन, येलो सोडियम हो गया, और बगेगा, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना ऐसे याद रह जाए। कुछ कुछ ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश की। ग्रीन कॉप आया तो ग्रीन कॉपर हो गया, लिकर लेके आया लिथियम क्रिम्सन हो गया, ब्लैक बाइक है तो काली पोटेशियम लिलिक, काली पोटेशियम लिलिक, कार ऑरेंज है तो क्या हो गया बेटा, कैल्शियम ऑरेंज रेड, है ना। तो इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश की, तो कार ऑरेंज से कैल्शियम ऑरेंज रेड, और काली से क्या हो गया, पोटेशियम लिलिक, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश किया। चलो भाई नेक्स्ट बेटा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल की जो ऑक्साइड है वो बेसिक होती है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक। Metal oxides are generally basic in nature, turns moist red litmus blue. Example MgO, CuO, Na2O, K2O, Fe2O3. जनरली बेसिक नेचर की होती हैं। पर बेटा दो मेटेलिक ऑक्साइड आपके सिलेबस में, दो वैसे काफी होती हैं, दो मेटेलिक ऑक्साइड ऐसी भी हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव करती हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिड एंड बेसिक नेचर, कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या एग्जांपल है इसके, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। क्या आपके दो ही, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। कैसे याद रखेंगे, जनाबे आली, कैसे, जनाबे आली। और एम्फोटेरिक तो एम फोन, मोबाइल फोन, ठीक है। तो मोबाइल फोन में कौन सा गाना बज रहा है, जनाबे आली, जनाबे आली, है ना, आपका क्या होगा जनाबे आली, है, सुना है, अपनी तो ऐसे तैसे। एनीवेज चलो, अब कैसे समझ में आया कि ये एसिड भी है और बेस भी है, दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं। देखो हमने Al2O3 यानी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड ली, Al2O3, और इसका रिएक्शन कराया एसिड से, और हमने देखा कि सॉल्ट और वाटर बन गया। एसिड किससे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, बेस से, यानी अभी ये क्या बन रहा है, बेस। तो Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2O, बैलेंस कर लेना, HCl के आगे 6 लगता है, इसमें याद रखना ये चीज। दूसरा हमने NaOH का रिएक्शन कराया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, NaOH क्या है, बेस। हम देखा क्या बना, सॉल्ट और वाटर। बेस किससे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, एसिड से, मतलब Al2O3 क्या बन गया, यहां पे एसिड बन गया। ये सॉल्ट याद रखना, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट यहां पे बनता है, ठीक है। तो ये वाले आपको रिएक्शन ज्यादा याद होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, NaAlO2 और वाटर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड भी है, बेस भी है। जब एसिड से रिएक्ट करेगी तो भी सॉल्ट और वाटर, और जब बेस से रिएक्ट की तो भी सॉल्ट और वाटर। तो बेस के सामने आके एसिड और एसिड के सामने जाके बेस। तो देखो क्वेश्चन भी आया है सीबीएसई 2024, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर क्या होती हैं, जनाबे आली। भाई एम्फोटेरिक हो गया। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में बताना भाई, कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। जब मेटल
ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना, बड़ा क्लियर था। जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी बन सकती है, हाइड्रो ऑक्साइड OH वाला जो बनता है ना, या ऑक्साइड भी बन सकता है O वाला भी। पर यह श्योर है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, याद है ना, बर्न्स विथ पॉप साउंड, है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अलग अलग मेटल, कोई ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, कोई गर्म पानी से, कोई स्टीम से। कैसे डिसाइड करेंगे भाई, सबकी अपनी अपनी औकात के हिसाब से। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज पहले 2 चैप्टर में पढ़ा है। जो सबसे ऊपर होते हैं सबसे रिएक्टिव, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव। कैसे याद रखना है इसको, KNaCl कैसे याद रखना है, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। या तुमने कोई और मेमोनिक बना रखा हो तो ठीक है, वरना ऐसे ही याद कर लेना। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, कुड़ी का मतलब के नाल, Na कार के Ca, मांगो Mg, ऐसे करके अलग अलग। मथुरा तो मरकरी तो Hg, साथ तो सिल्वर, घूमने तो गोल्ड, ठीक है, ऐसे कर करके है, इसको याद कर सकते हैं। ये जो ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो KNaCl ये बेटा इतने रिएक्टिव होते हैं कि ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है इनका, बहुत रिएक्टिव है। Mg बेटा थोड़ा सा कम रिएक्टिव है ना, तो थोड़ा इसको थोड़ा सा गला साफ करने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है मैग्नीशियम को। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की बात करें तो बेटा इनको स्टीम लगती है ना, ये स्टीम बात लेते हैं, कहते हैं हाँ भाई भाप दो मुझे, है ना, थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो स्टीम सबसे ज्यादा गर्म होती है ना, तो यहां पे इसमें खूब गर्म गर्म स्टीम डाली रिएक्शन करने के लिए, इसको हॉट दिया और ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गए, ऊपर के 3 कोल्ड से, मैग्नीशियम हॉट से, और ये स्टीम। और सुनो, अब कहां हाइड्रो ऑक्साइड ऑक्साइड बनती है, शुरुआत के 4 जो हमारे हैं KNaCl जो ये 4 हैं, इन चारों के केस में बेटा हाइड्रो ऑक्साइड बनती है, ठीक है। और हमारे नीचे वाले जो 3 हैं AlZnFe, इनके केस में बेटा क्या बनती है, इन 3 के केस में ऑक्साइड। तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर के 4 में हाइड्रो ऑक्साइड, यहां पे लिख लो 4 और यहां पे देख लो 3, और याद कर लो कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर बस यहीं तक तो है, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर, और 4 3। अब याद रहेगा, पहले 4 क्या करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, बाद के 3 ऑक्साइड। पहले 3 किससे रिएक्ट करते हैं, कोल्ड से, Mg किससे रिएक्ट करता है, हॉट से, AlZnFe किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से। 2 चीज और याद कर लो, ये जो 2 है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये पानी में तैरने लगते हैं, पानी में तैरने लगते हैं, दे फ्लोट इन वाटर। ये Ca और Mg ये दोनों क्या करते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, ठीक। अब अगले 2-3 पेज में सारी चीजें डिटेल में समझ लो, रिएक्शन वगैरह। चलो, सबसे पहले रिएक्शन हम किसका देख रहे हैं, सोडियम का, सोडियम या पोटेशियम का देख लो। तो सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत रिएक्टिव है। H2 गैस इवॉल्व कैचेस फायर, तो इसमें तो आग लग जाती है, सोडियम पोटेशियम केस में आग लगा देता है, इतना रिएक्टिव है। तो Na या K का रिएक्शन H2O के साथ क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और यहां तो आग ही लग जाती है। कहा जाता है सोडियम को हमेशा केयर से हैंडल करते हैं, कभी भी अपने हाथ से सोडियम पोटेशियम को मत छूना। क्यों, क्योंकि हाथ में बेटा मॉइस्चर होता है ना, पसीना होता है, और सोडियम पानी के साथ हाईली रिएक्टिव, तो हाथ में पकड़ा भैया बाबा बन जाओगे हाथ में से आग जलती हुई, है ना, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ मॉइस्चर फ्रॉम और हैंड, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कैन कॉज ब्लिस्टर्स, है ना, छाले पड़ जाएंगे बेटा, क्लियर है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आग लग जाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड इन दोनों में बनता है। नेक्स्ट बेटा कैल्शियम है, कैल्शियम इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, आग नहीं लगा पाता। H2 डज नॉट कैचेस फायर, हाइड्रोजन गैस जो निकली उसमें आग नहीं लगती, पिछली बार हाइड्रोजन गैस में आग लग गई। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक्स टू सरफेस ऑफ कैल्शियम। आराम से समझते हैं, आराम से समझाऊंगा। कैल्शियम ने वाटर से रिएक्शन किया, क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, पहले 4 में हाइड्रो ऑक्साइड, यहां तक हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसके जो बबल्स बनते हैं, ये जाके कैल्शियम से चिपक गए, हाइड्रोजन गैस। अब भाई किसी चीज से बबल्स चिपक गए तो वो तैरता रहेगा, तो भाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर एज बबल्स ऑफ H2 गैस स्टिक्स टू सरफेस ऑफ कैल्शियम। ये दोनों तैरते हैं बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, है ना, ये तीनों कोल्ड, हॉट, फिर स्टीम। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, इट आल्सो फ्लोट्स ड्यू टू हाइड्रोजन गैस बबल स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। रिएक्शन में यहां पे भी हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आ गया बेटा ये 3 बदमाश,
जिनको भैया क्या चाहिए, हॉट बाथ, जिनको चाहिए क्या, स्टीम बाथ, AlZnFe, ये तीनों बेटा, AlZnFe, ये तीन जो हो गए, रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड, ये एक रिएक्शन दिया है। ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार बोर्ड में पूछ चुका है, ऐसा जरूरी नहीं आया, चांसेस कम है, फिर भी एक बार अच्छे से कम इसको देख तो लो ही। तो देखो इस डायग्राम में क्या है भाई, हाँ हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें मेटल का वायर डाल दिया, किसका मेटल होगा, एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन का। यहाँ पे बेटा हमने एक ग्लास वूल ली और इसमें क्या किया, पानी से भिगा के अंदर डाल दी और यहां से गर्म किया। दिमाग लगाओ क्या होगा, अंदर भीगा हुआ ऊन है, ग्लास वूल है दूसरी चीज है, एनीवेज अंदर भीगा हुआ कोई कपड़ा ऐसे सोच लो, उसको आपने गर्म किया तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगी, भाप निकल के आके मेटल से रिएक्ट करेगी, मेटल और ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहां से आई है, यहां पे बब 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 हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग गए। तो AlZnFe रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड्स, Al प्लस H2O एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, Al2O3, आयरन प्लस H2O Fe3O4, ये आयरन के ऑक्साइड, इसको भाई बैलेंस कर लेना, ठीक है। और क्या निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस के बबल, बुक 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 बुक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देख लो, CBSE 2023 क्वेश्चन नंबर 10, एक हम करेंगे एक आप करना। अ मेटल ए रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, बेटा कोल्ड वाटर से ऊपर के तीन, और वायलेंटली सिर्फ सोडियम और पोटेशियम, तो ए या तो सोडियम है या पोटेशियम, एंड द गैस इवॉल्व्ड कैचेस फायर, आग लग गई है तो सोडियम पोटेशियम। अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो अगला मेटल जैसी पानी में डाला तो फ्लोट करने लगा, कौन कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं। पर देखो यहां हॉट वाटर नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे कोल्ड वाटर है, तो दिस शुड बी व्हाट, कैल्शियम। अगर लिखा होता कि हॉट तो समझते। अच्छा, द मेटल सी, ये हो गया अपना मैग्नीशियम, द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट इधर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम, तो बेटा स्टीम से कौन रिएक्ट करते हैं, बाद के तीन, कुड़ी, नाल, कार, मांगो, चार खत्म, ऑल्टो जिसको फिर, ऑल्टो एल्यूमिनियम जिसको जिंक, फिर आयरन, तो ये क्या होगा बेटा, ये वाला ये आयरन होगा सी। द मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, नीचे वाले बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, तो लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, देखो ना बताया था ना कि ये सारे रिएक्ट ही नहीं करते, लेड, कॉपर, सिल्वर, ऐसा कोई भी। तो आइडेंटिफाई द मेटल ए, बी, सी एंड डी, तो इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ए सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। बी की बात करें तो बी का क्या था, डिप्ड इन वाटर, तो कैल्शियम मैग्नीशियम, वैसे मैं मैग्नीशियम लिखूंगा, सॉरी कैल्शियम लिखूंगा, मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए होता है। सी की बात करूं तो सी तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और डी भाई नीचे में लेड, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है। ये वाला बेटा आप होमवर्क में खुद से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रिएक्शन विथ एसिड्स, तो ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो मेटल डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन, तो Mg प्लस HCl, चलो जल्दी से बताओ सॉल्ट क्या बनेगा, MgCl2, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। Al प्लस HCl क्या बनेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर क्या है, कॉपर प्लस HCl क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस हाइड्रोजन। अरे नहीं, याद रखो कि मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, उसके पिछले में भी, मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं सीरीज में, वही इसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल पाते हैं। चाहे यहां HCl एसिड हो, चाहे H2SO4 एसिड हो, दोनों हो सकता है। एग्जाम में H2SO4 लिख दे, तब क्या बनेगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन, Al2SO4 होल थ्राइस, जो भी है, ठीक है, समझ गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। पर मेटल हाइड्रोजन के ऊपर का हो, जैसे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, पर चौथा वाला कॉपर, अरे भैया वो तो नीचे है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। अब देख लो यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ध्यान से, बबल्स ऑफ, ये क्या है बेटा, इसके अंदर ये रिएक्शन दिखाया कैसे करेंगे। यहां पे हम मेटल ले लेंगे और डाइल्यूट एसिड डाल देंगे, रिएक्शन होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बबल निकलेंगे, यहां पे हम क्या लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे, तो हाइड्रोजन यहां पे आएगी, पॉप 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 साउंड के साथ जलेगी। बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, यहां बबल बनेंगे ना, समझ गए ना, यहां पे रिएक्शन हो रहा है, यहां मेटल है, एसिड है, रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन निकली, यहां गई, बबल बनी। बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल को बुझा देती है ना, खुद जलती है, दूसरों को जलने नहीं देती। कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक।
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, सबसे ज्यादा तेजी से बबल कौन बनाएगा, है ना, बबलू भैया बनाएंगे और कौन बनाएगा बबल बेटा सबसे ज्यादा बबल वो बनाएगा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन तीनों में कौन है, मैग्नीशियम दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ये सारे के सारे रिएक्शन हीट देते हैं एक्सोथर्मिक, जितना रिएक्टिव मेटल उतनी ज्यादा हीट। हीट इज इन्वॉल्व्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर इज सेम का मतलब कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव उतनी ज्यादा हीट। चलो भाई, अब ये याद रखना स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये मैंने पहले दूसरे चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया जाता, यही पढ़ाया जाता है। नाइट्रिक एसिड ऐसा बदमाश एसिड है ना कि वो ये वाली प्रॉपर्टी मेटल की होने नहीं देता। मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन निकाल देता है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी हाइड्रोजन निकाल देता है, एसिटिक एसिड से भी हाइड्रोजन निकाल देता है, फास्फोरिक एसिड से भी, नाइट्रिक से नहीं। ये बड़ा बदमाश है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। कौन है ये एजेंट? विनोद नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर उससे क्या होता है, आओ बताते हैं। मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन निकालते थे। H2 गैस नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3। अच्छा सर क्यों नहीं निकलती है? H2 गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्यों? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर। ये जो हाइड्रोजन निकली ना, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है और वो क्या बन जाता है? वाटर। HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen gas produced to water. ये अजीब एसिड है, मेटल की वाली प्रॉपर्टी नहीं चलने देता। सल्फ्यूरिक एसिड कहता है हमसे हाइड्रोजन निकाल लो, हाइड्रोक्लोरिक कहता है हमसे हाइड्रोजन निकाल लो, नाइट्रिक कहता है हाइड्रोजन नहीं ले ऑक्सीजन। क्या करता है? ऑक्सीडाइज। तो जो H2 गैस निकल रही थी, नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है और क्या बना देता है? वाटर। अब जब कोई चीज दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी तो खुद रिड्यूस होगी, और नाइट्रिक एसिड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 या N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड NO2 या नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है। क्लियर है? खुद बेचारा ये रिड्यूस हो जाएगा। इसका भी एक्सेप्शन है। पहले तो ये अपने आप में एक्सेप्शन था, अब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन निकालता है, जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, Mg प्लस H2SO4 MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। फिर हमने कहा नहीं, नाइट्रिक एसिड ये काम नहीं करता रे बाबा। क्या करता है? जो हाइड्रोजन निकलती है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाता है और खुद रिड्यूस होकर ये। हमने कहा ठीक है, नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं करता। हमने कहा नहीं, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है, हर बाप का एक बाप होता है और उसको हम दादाजी कहते हैं। तो बेटा इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है मैंगनीज और मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। रिएक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, टेंशन मत लो। ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। Only magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to give hydrogen. चल भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। CBSE 2024 क्वेश्चन नंबर 12 है। पहला असर्शन ए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। सही बात है, जिंक कहां निकाल पाएगा हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड से? सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज निकाल सकते हैं। क्यों? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। ये भी सही है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो दोनों सही है, ए भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो पहला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना भाई, इसी की वजह से तो ऐसा हुआ है ना। ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, तभी तो नहीं हो पा रहा वो। चल भाई, CBSE 2024 क्या है सवाल? 3 मेटल सैंपल्स ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड आयरन Mg, Al और Fe, Mg, Al और Fe were taken and rubbed with sandpaper. These samples were, अच्छा सैंडपेपर से क्यों रब करते हैं? इन मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है रखे रखे, तो सैंडपेपर से रब करते हैं कि ऑक्साइड की लेयर हट जाए। आ सकता है एग्जाम में कभी कि भाई ये क्यों किया, सैंडपेपर से क्यों रब किया, पहला क्वेश्चन हो जाता, ताकि ऑक्साइड की लेयर जो जमी हुई थी वो हट जाए। These samples were then put separately in a test tube containing dilute hydrochloric acid. Which one of the test tube was the rate of formation of the bubbles the fastest and the thermometer showed the highest temperature? Highest temperature सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल बेटा क्या बनेगा? HCl के साथ क्या डाला है? HCl के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन। कर लोगे ना जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो MgAl फिर Fe। Why is hydrogen gas not evolved when a metal reacts with dilute? लिख लोगे ना, क्यों नहीं निकलती? क्योंकि नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और
नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होके NO N2O या NO2 बनाएगा, अलग अलग केस में अलग अलग। चल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि ए का रिएक्शन अगर BC से कराया तो BC का मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट क्रिएशन, कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। हाँ, BC में से क्या करेगा बेटा, ये B को बाहर निकाल देगा और खुद अंदर घुस जाएगा। क्यों, क्योंकि A इज मोर रिएक्टिव देन B। तो ये रिएक्शन तभी होता है जब ये इससे ज्यादा रिएक्टिव हो। जरा इसको देखो, एक रिएक्शन देख लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4। अब देखो क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यहां पे देखो क्या कॉपर ये कहां है, नीचे, और जिंक कहां है, ऊपर। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो बेटा रिएक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। बेटा कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है, और कॉपर किस रंग का होता है, रेड या ब्राउन कलर का होता है। कोड़ी यूं तेरे ब्राउन रंग दे, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, ये अपना एक्वस हो गया। ऐसे ही Fe और CuSO4 कर लिया, ये ब्लू रंग का CuSO4। अब देखो क्या Fe कॉपर के ऊपर है, हाँ Fe कॉपर के ऊपर है, तो रिएक्शन हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा। फेरस सल्फेट बेटा हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर तो बता ही दिया मैंने, रेड या ब्राउन। अब कॉपर प्लस ZnSO4 ये रिएक्शन होगा, बताओ कॉपर कहां है, नीचे, जिंक कहां है, ऊपर। नीचे वाला नहीं बेटा, जिसको डिस्प्लेस करना उसको ताकतवर होना चाहिए, पावरफुल इंसान ही दूसरे का घर तोड़ सकता है ना। बुरा लगा मुझे भी, पर क्या करें, केमिकल की दुनिया है साहब, ऐसे ही है, और हमारी दुनिया भी तो ऐसे ही है साहब। चलो पढ़ो, मूवी नहीं चल रही है, बड़ा मजा आया। चलो, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव को निकाल के बाहर फेंक देता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव निकाल के बाहर, कम रिएक्टिव बेटा ये काम नहीं कर पाता। दिस इज द बेस्ट वे टू चेक विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। अगर आपसे कभी पूछता है व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसाइड reactivity of a metal, it is the displacement reaction. Displacement reaction is the best way to check which metal is more reactive. सवाल देख ले भाई, CBSE 2021-22 टर्म 1 का है, होमवर्क पहले से लिखा है, अपने आप कर लियो। वही कॉपर सल्फेट आयरन वाला रिएक्शन है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन 13 का आंसर नीचे कमेंट में मिलना चाहिए। चल भाई, तो देखो CBSE 2021-22 टर्म 1 में सवाल आया है, द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज यहां पे बना दी है, तुम खुद से बना लेना। NaCl एंड कॉपर मेटल, तो भाई साहब कॉपर कहां है, NaCl यहां, कॉपर कहां है, सोडियम से नीचे, तो क्या इसमें से ये Cl निकाल पाएगा, नहीं, कमजोर है, नहीं निकाल पाएगा। AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, अब कॉपर को किससे लड़ना है, Ag से लड़ना है, AgNO3, तो इसको तो हरा देगा, नीचे है कमजोर को दबा देगा, यानी कॉपर इसमें से NO3 निकाल लेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। फिर किसको लड़ना है, मैग्नीशियम को लड़ना है अल्युमिनियम से, तो भैया ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा अल्युमिनियम। मैग्नीशियम क्या अल्युमिनियम में से सल्फेट निकालेगा, निकालेगा, क्योंकि ऊपर बैठा है, जो ऊपर है वो नीचे वाले से छीन लेगा, तो मैग्नीशियम नीचे वाले से सल्फेट छीन लेगा भाई। ZnSO4 एंड आयरन, तो भाई जिंक कहां, ये रहा आयरन, तो जिंक क्या आयरन से, सॉरी उल्टा है, हाँ आयरन क्या जिंक से छीन पाएगा, आयरन है ना, क्या जिंक से छीन पाएगा, नहीं, आयरन कहां बैठा है, नीचे बैठा है, तो ऊपर वाले से सल्फेट नहीं छीनेगा, तो सेकेंड और थर्ड है ना। अच्छा यहाँ पे 1 लिखा है, तो सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट भाई टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन। आपने मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ लिया, मेटल ऑक्साइड, वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड। उसके बाद आपने पढ़ लिया मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ लिया, हाइड्रोजन निकलता है, नाइट्रिक एसिड में नहीं निकलता है, पर मैग्नीज और मैग्नीशियम में निकलता है। एनीवेज, अब आते हैं मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। धीमे धीमे समझेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें केमिस्ट्री की पता हो तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है। चलो रिवाइज करते हैं, कुछ ही एलिमेंट्स लेके आया हूं जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, तीसरे में 8 हो सकते हैं, चौथे का टेंशन मत लो, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, डाल सकते हो उसमें, टेंशन मत। चलो स्टार्ट करते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो 11 तो पहले में कितने गए, 2, दूसरे में कितने जाएंगे, 8 जा सकते हैं, 2 8 10, तीसरे में 1। तो सोडियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12, तो 2, दूसरे में 8 जा सकता है, 10, तीसरे में 2। कैल्शियम 20, तो 2, दूसरे में 8 10, तीसरे में फिर से 8 18, अब चौथे में कितना आएगा, 2 20। क्लोरीन 17, 2 8 10 7 17। ऑक्सीजन 8, 2
कॉमा कितना जाएगा बेटा 6। अब आप एक चीज समझो, ऊपर मैंने 3 मेटल लिए हैं, ध्यान से देखो, ये तीनों मेरे मेटल हैं और ये मेरे नॉन मेटल हैं। तो आप ध्यान से देखो कि मेटल के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 में 2 8 3 है ना। तो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। अब कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हम सब क्या चाहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेट हो। कहां पे? लास्ट शेल में। ऑक्टेट मतलब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी शेल में। अब ये आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब ये शेल ही खत्म हो गई। आखिरी शेल ये वाली बन जाएगी और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करें, अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ले, मुश्किल है 6 लेना। ये कहेगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर फेंक दूं तो ये शेल ही गायब, फिर मेरी आखिरी शेल तो ये हुई। शेल मतलब ऑर्बिट, ये जो भी है, उसमें मेरे कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो मेटल क्या करते हैं? मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 2 कर देगा। नॉन मेटल की बात करें, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यहां पे 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 हैं, कितने होने चाहिए? 8, 2 और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा? गेन्स इलेक्ट्रॉन, और मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करते हैं, यही नॉन मेटल ले लेते हैं, और इसी अदला बदली से इनके बीच में प्यार हो जाता है। उसी प्यार को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल की ये कहानी, आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl असल में एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, असल में एक मॉलिक्यूल नहीं, असल में ये कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस होता है, Na+ और Cl-। ये देखो बात लिखी भी है, सोडियम क्लोराइड डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एज कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये बोर्ड में लिख के आ सकता है कि इसके अंदर एटम्स हैं कि आयंस हैं। क्या है? आयंस है। चलो समझते हैं आराम से। सोडियम बेटा एटॉमिक नंबर 11, क्या हो जाएगा? 2 8 1, सही है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कितना हो जाएगा? 2 8 7। ये क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ये क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चीज बाहर निकली तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये Na+ क्या बन गया? कैटायन। अब यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं, तो यही इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन Cl- बन गया, क्या हो गया? एनायन क्लोरीन। अब भाई Na+ Cl- पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और जो ये अट्रैक्ट करते हैं, ये जो फोर्स होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खत्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और भाई साहब जो जबरदस्त फोर्स होती है ना, ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाली खतरनाक फोर्स है ना, कि ये जो दोनों जुड़ते हैं ना, इनका जो ये बॉन्ड है ना, ये तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई। जैसे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता ना, वैसे ही इनका है, चाहे कोई लड़की भी आ जाए। केमिकल में कहां लड़की, क्या आप कहीं भी इमोशनल। चलो, तो Na+ और Cl- एकदम अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो ये जो चीज है ये भी समझ लो, यहां समझ में आ गया। यहां क्या होगा बेटा? Na+ निकला और क्या निकला? Cl- और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो रुके हुए चार्जेस की फोर्स। चलो, अब ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम? किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो डॉट नाम है, तो या डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एलिमेंट का अगर डॉट से किया तो दूसरे का क्रॉस से कर दिया है ना, 2 एलिमेंट थे इस वजह से, तो या तो क्रॉस ले लो या तो डॉट। तो भाई सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो Na के ऊपर 1 डॉट। Cl के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब क्या हो गया? सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, वही यहां पे बना है
दे दिया। जैसे ही सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम के ऊपर क्या आ गया बेटा? प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां पे ऐसे नहीं बनेगा, सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। क्लियर है? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन के पास चला गया। क्लियर? अब पढ़ लो चीजें। Na plus and Cl minus oppositely charged ions attract each other. Na plus and Cl minus are held together by strong electrostatic force of attraction. Sodium chloride do not exist as molecule but as oppositely charged ions. ठीक है? और इसीलिए इनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयंस का कॉम्बिनेशन आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 8 10 8 18 और 2 20। ऑक्सीजन 8 2,6। अब देखो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सोचेगा लूज कर देते हैं ताकि आखिरी शेल में 8 रहे। इसके पास 6 है, कहेगा 2 गेन कर लेते हैं, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कैल्शियम में से क्या निकला बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, इसीलिए कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो ये कैल्शियम का कैटायन बन गया। और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम से निकले ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन ने यही 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए और 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस था तो O2 माइनस, ये ऑक्सीजन का एनायन बन गया। अब Ca2 प्लस O2 माइनस आपस में एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करने लगेंगे, है ना? और ये कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बन गया इनके बीच में? आयनिक बॉन्ड। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या है? आयंस हैं, एटम्स नहीं है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कई बार एग्जाम में बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दे भाई, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख ले। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम, चलो अपने आप सोचते हैं, कैल्शियम पे कितने बनेंगे? 2, तो 1 2। ऑक्सीजन पे कितने बनेंगे? 6। अब एक में डॉट बना दिया तो दूसरे में क्रॉस बना दे। ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 लूज करने, इसको 2 गेन करने, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऐसे। अब यहां पे ऐसे बनाया, अलग अलग करके दिखा दो। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस, ये गेन करेगा 2 माइनस, और ये बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 8 10 2 12, 2,8,2। क्लोरीन का 17, 2 8 7 हो जाएगा, 2 8 7। एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके इसको बनाने का, ट्राई करो, मजा आएगा। ट्राई करो ना प्लीज, और हो जाए तो कमेंट में लिखना सर आई डिड इट, टाइम के साथ 2,8,7 लिखना सर आई डिड इट। चल भाई 2 8 7। चल भाई अब मैग्नीशियम क्या चाहेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, पर क्लोरीन को कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। तो अब क्या होगा? यहां फॉर्मूला भी देखो, MgCl2, यानी 2 क्लोरीन आएंगे बेटा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी। इसको कितने लूज करने हैं? 2, तो 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा। क्लियर है? इजी। उसको भी 1 चाहिए, इसको भी, तो 2 लूज करेगा, किसको? 1 इसको। तो यही होगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम में से क्या निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम का कैटायन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? 2 क्लोरीन आएंगे। तो देखो 1 क्लोरीन ने गेन किया, सिमिलरली ऐसे लिख दो, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl माइनस, बैलेंस हो गया। क्योंकि ऊपर देखो फॉर्मूले में ही Cl2 है ना, तो वहीं से समझ में आ रहा है। तो 2 क्लोरीन आए, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, 2 Cl माइनस बन गया। तो अब 2 Cl माइनस क्या है? एक Mg का आयन मिल गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने क्लोरीन चाहिए? 2, 1 क्लोरीन 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस मतलब बेटा लास्ट शेल, जब मैं वैलेंस बोलूं लास्ट शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, ये हो गया। Mg पे 2 प्लस और Cl पे माइनस, और कितने Cl के आयन? 2, तो MgCl2। बोलो आया? 1 Cl 2 Cl दोनों को 1 1 दिया, तो Mg पे 2 प्लस और 2 Cl को दे दिया, तो 1 Cl पे भी माइनस, दूसरे पे भी माइनस, तो ऐसे 2 हो गए। तो Cl माइनस यहां पे नीचे 2 लिख दिया, Cl माइनस यहां पे नीचे 2। ठीक है? तो इसको अब आपको प्रैक्टिस करना है तीनों को अच्छे से। ठीक, चलो अब देखो
कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड की, ये आपको याद होनी चाहिए। चलो मेरे साथ याद करो। पहली चीज बेटा, ये हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्वेश्चन आ गया, व्हाई दे आर हार्ड? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो सॉलिड फॉर्म में एकदम जुड़ जुड़ के रहते हैं। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल बेटा क्या होता है? ऐसे बिस्किट होता है, बिस्किट ब्रिटल होता है, ऐसे करो चट से टूट जाएगा, है ना। ब्रेक्स इनटू पीसेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड, जैसे बिस्किट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इन शॉर्ट, कोई पूछे क्यों हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है? क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही आंसर है। क्यों हार्ड है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों सॉलिड? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है आंसर, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। खत्म, यही है, ठीक है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, तो याद होना चाहिए, तो चीज आपको याद रहनी चाहिए कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड हैं, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये सब जनरली पानी में सॉल्युबल होते हैं जनरली। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें इनसॉल्युबल। अच्छा, एक और चीज, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बेटा हमें चाहिए आयंस, और सर इसके पास तो आयंस हैं। मैं आपको बताऊं, NaCl अपनी सॉलिड स्टेट में, प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ आयंस चाहिए। तो सर उसके पास आयंस है, तो है भाई, पर आपस में बिजी है ना, है हस्बैंड वाइफ आपस में ही बिजी हैं। कहां बाहर वाले मेहमानों के साथ बैठेंगे? वो कह रहे हैं हम आपस में खुश हैं, हमें नहीं आना। तो उनके बीच में भाई थोड़ी सी टकरार लानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा NaCl को गर्म कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। मोल्टेन NaCl में से आयंस निकल आते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। तो सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट मोल्टेन NaCl आयंस बाहर आ गए, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से अगर इसमें हम पानी डाल दें, पति पत्नी के बीच में अगर हम थोड़ी सी आग लगा दें, पानी डाल दें, तो भी आयंस टूट जाते हैं एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज आयंस कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ, फिर वही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड स्टेट में आयंस जुड़े होते हैं, मूव नहीं कर सकते। इन मोल्टेन स्टेट हीट एनर्जी वीकेंस the strong electrostatic force of attraction and ions can move freely, hence in molten state conduct electricity। molten state में क्या होता है, जो हीट गर्मी मिलती है वो इस फोर्स को तोड़ देती है और आयंस फ्री हो जाते हैं, और आयंस मिल गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी, पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको कमजोर करती है, इसको डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं, छोड़ दो। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एज सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयंस, आयंस मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, है ना, आयंस बन जाते हैं तो काम बन जाता है। एक्वा सोल्यूशन में आयंस होते हैं। वाटर वीकेंस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। सवाल देख लो, धड़ाधड़ कर डालना, सब होमवर्क होगा। CBSE 2023, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चल भाई अगला, शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको बनाना है, कल लोगे ये, MgCl2 2 Cl आए थे, करा चुके हैं होमवर्क। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड अदर देन देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 2 और प्रॉपर्टी बताओ, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, मोल्टेन में, एक्वस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी बताते जाना, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो बता ही दिया इन्होंने। और क्या है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल। While forming an ionic compound say sodium chloride, how does sodium atom attains its stable configuration? अब ये समझो, while forming an ionic compound say sodium chloride, how does sodium atom attains its stable configuration? Stable मैंने क्या बताया था, कब होते हैं, जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। चल देख ले, ये देख ले, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 2,8,1। अब सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर देगा। तो सोडियम क्या करेगा बेटा, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज हाउ सोडियम अटेन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या था 2,8,1। ये क्या है बेटा, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है बाबू।
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये कितना बचा 2,8। ये क्या है स्टेबल, ये क्या है अनस्टेबल। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, एक लूज कर दिया स्टेबल। ठीक है, ये वाला मैंने करके दिखा दिया क्योंकि थोड़ा सा नया लग रहा था। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 टर्म 1 का। द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोल्यूशन बोला है यानी पानी के अंदर। मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस इन सोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ एटम्स, बेटा एटम्स नहीं मूव करते, कौन मूव करता है आयंस। तो ये तो सही है, ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट सीबीएसई 2020 बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड बार बार आ रहा है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आयंस कौन से होंगे Mg2+ के होते हैं, और दूसरा कौन सा होगा Cl- का। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, गिव रीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 20 एटॉमिक नंबर है, 2,8,8 18 और 2, तो ये हो गया। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 2,6, तो लास्ट में 6। ठीक है, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, करा दिया था मैंने आपको कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये चला जाएगा। बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयंस क्या हो गया Ca2+ O2-, ऑक्साइड और कैल्शियम। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, मोल्टेन में करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनऑर्गेनिक केरोसिन में सॉल्युबल नहीं होते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं। चल भाई 2023 व्हेन टू कंपाउंड्स नेमली NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड आर हीटेड। NaCl है मेरे पास और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आर हीटेड, वन बाय वन ऑन द फ्लेम बर्नर दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स टू द फ्लेम। बेटा ये फ्लेम टेस्ट का सवाल है, भी शुरुआत में आपको पढ़ाया था अगर याद हो। नेम द कलर इंपार्टेड बाय सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो एक बार उसको रिवाइज कर लोगे, कल लोगे तुम। याद है मैंने क्या बताया था, येलो सन था, इसी लेक्चर की बात है, पुरानी नहीं। येलो सन, तो सोडियम पे येलो, और क्या है दूसरा कैल्शियम। तो कार के ऊपर याद है ऑरेंज रखे थे, कार के ऊपर ऑरेंज रखे थे, तो कैल्शियम क्या कलर देता है ऑरेंज रेड। तो कैल्शियम का ऑरेंज रेड हो गया और सोडियम का येलो, इस वाले का येलो, इसका ऑरेंज रेड। आर दीज कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। क्या लगता है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल, इन कौन सा कंपाउंड है बेटा मेटल नॉन मेटल का, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन से बना है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और बेटा ये क्या होते हैं, वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट केरोसिन, अल्कोहल, पेट्रोल, इसमें सॉल्युबल नहीं। मेटल नॉन मेटल कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, उसमें आयंस होते हैं, आयंस, एटम्स नहीं आयंस, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। भाई अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, अर्थ में कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी जो एलिमेंट है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। सिंपल, कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, उसको हम मिनरल बोल सकते हैं। मान लो हमें कहीं सिल्वर ऐसे ही मिल जाता है अर्थ की क्रस्ट में, तो हम बोलेंगे सिल्वर मिनरल है। कहीं हमें आयरन ऑक्साइड मिल जाती है, हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड भी मिनरल है। तो आयरन ऑक्साइड कंपाउंड हो गया, सिल्वर एक एलिमेंट हो गया। और क्या होती है बेटा, ऐसा मिनरल जिसमें बहुत सारा मेटल हो और जिसमें से हम प्रॉफिटेबल वे में मेटल निकाल सकें। प्रॉफिटेबल वे मतलब आसानी से, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा खर्चा किए मेटल नहीं निकला। तो ऐसा कोई मिनरल जो अर्थ पे हो और उसमें से हम कोई मेटल बहुत सारा निकाल सके, ऐसे मिनरल को ओर बोलते हैं। और दोज मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। अब गैंग क्या होता है बेटा, जब ओर में से मेटल निकाल लोगे तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी, उसको गैंग बोलते हैं। आंसर, इंप्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन मेटल ओर। तो ओर में से मेटल निकाला जाता है। और क्या है, वो मिनरल जिसमें मेटल बहुत ज्यादा हो और जिसमें बिना लॉस के हम मेटल निकाल सके। अच्छा, अब देखो क्या है, कैसे कैसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटल की एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी। चलो, अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिख ली। तो बेटा जो टॉप पे मेटल होते हैं, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये अर्थ के क्रस्ट में अकेले मिलते ही नहीं है। ये इतने रिएक्टिव है, जैसे आपके स्कूल में नहीं कुछ लड़के होते हैं, कभी सिंगल ही नहीं रहते यार, इतने रिएक्टिव है, हमेशा कहीं ना कहीं उनकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है। और एक तुम हो यार, बचपन से आज तक सिंगल ही इधर उधर देख रहे हो, तुम तो अनरिएक्टिव हो। तो जो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अर्थ की क्रस्ट में अकेले नहीं मिलते,
किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं। वेरी रिएक्टिव, सो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट एज फ्री मटेरियल, कभी नहीं टॉप वाले। अच्छा मिडिल वाले क्या है? मिडिल वाले यार बॉन्ड ऑन थोड़ा बहुत बन जाता है, कभी किसी से कॉपी मांग ली, किसी ने हंस के देख लिया, थोड़ा बहुत तो होता है जिंदगी में, तो ऐसा थोड़ी है। तो मिडिल वाले जैसे जिंक, आयरन, लेड हो गए। मॉडरेटली रिएक्टिव, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो इसको कॉस से याद रख सकते हो, कार्बोनेट और होगी, ऑक्साइड और होगी, और सल्फाइड और होगी, इनकी याद करने वाली चीजें हैं। फिर नीचे वाले सबसे लोएस्ट रिएक्टिव, जो कि तुम हो, सिंगल घूम रहे हैं और क्या, लीस्ट रिएक्टिव हेंस फाउंड इन फ्री स्टेट एज फ्री मेटल। अकेले सिंगल, ये दर्द, लो इन एक्टिविटी सीरीज। इसमें एक नोट करने वाली बात है, देखो अगर तुमको याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हो, 535 ऊपर देखो, रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही हो गई है अपने को, कुड़ी नाल कार मांगो, है ना, क्लियर। ऊपर के जो 5 हैं वो कैसे मिलते हैं? हमेशा कंबाइंड स्टेट में। बीच के जो 3 हैं वो कैसे मिलते हैं? कॉस, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड में। नीचे के जो 5 है वो कैसे मिलते हैं आपको? फ्री स्टेट में। बट इसमें एक कैच है, ये जो है ना, जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, इसमें 3 एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कौन कौन से हैं वो? देखो इस डायग्राम से याद हो जाएगा इससे। ये एक सिल्वर का कप है, सिल्वर कप, कॉपर, और इसके अंदर मरकरी है, मरकरी। तो सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर के कप में मरकरी। तो सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये बेटा फ्री में भी होते हैं और कंबाइंड में भी होते हैं। वही ना कि मतलब है, चल तो रहा है चक्कर पर सामने वाले को पता ही नहीं है वाला हाल। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, चलो वो मैंने फ्री कॉम्ब डाल दिया, तो फ्री एंड कंबाइंड दिमाग लगा रहा था, आप देखना फ्री कॉम्ब को देख लेना। चल भाई नेक्स्ट क्या है, सवाल है, ये तो होमवर्क है, बहुत सिंपल है। वेयर इज आयरन प्लेस इन रिएक्टिविटी सीरीज, बता लोगे। राइट द फॉर्म इन विच इट ओर्स आर फाउंड इन नेचर। आयरन कहां आता है? बीच के 3 में आता है, तो कॉस, तो कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड। ये देखो ना, आयरन कहां आता है? बीच वाले में, तो कॉस, कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। नेक्स्ट क्या है बेटा, सीबीएसई 2024, द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। सिल्वर के कप में मरकरी, देख लो ये सिल्वर एंड कॉपर। चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो मिडिल में कौन से थे भाई? ऊपर कौन से हैं? मैंने बोला 535, तो ऊपर 5, फिर बीच के 3, फिर नीचे 5, है ना। तो मिडिल वाले कौन से हैं? जिंक, आयरन और लेड। तो कैसे निकालते हैं बेटा? ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? कॉस के फॉर्म में, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड। तो बेटा अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में से मेटल निकालना आसान होता है, ठीक है। अगर कार्बोनेट या सल्फाइड है तो पहले कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कार्बोनेट है तो भी ऑक्साइड बनाओ, सल्फाइड है तो भी ऑक्साइड बनाओ। सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने के तरीके को बोलते हैं रोस्टिंग, और कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाने के तरीके को बोलते हैं कैल्सिनेशन। चलो देख लेते हैं अब क्या लिखा है। प्रेजेंट एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट इन नेचर। भाई इनके और कैसे होते हैं? ऑक्साइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं, कार्बोनेट। सल्फाइड कार्बोनेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एज इट्स इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। यही बताया मैंने कि सल्फाइड कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, ऑक्साइड से मेटल निकल आता है। अब अगर सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना है तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना है तो कैल्सिलेशन। देखो रोस्टिंग, हीटिंग सल्फाइड ओर्स स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो हमने जिंक का एग्जांपल लिया है, जिंक सल्फाइड, उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या हुआ? जिंक में से सल्फर निकल गया SO2 और क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। यही था, हमें ऑक्साइड बनाना था। नेक्स्ट कैल्सिलेशन, ये किसमें यूज करते हैं? कार्बोनेट में कैल्सिनेशन, हीटिंग कार्बोनेट्स ओ स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो एक ये भी डिफरेंस है, रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर। तो जिंक कार्बोनेट को हीट किया, CO2 बाहर निकला और ZNO बाहर निकला। कैसे याद रखोगे? देखो वर्ड याद रखने का तरीका है अपने पास। क्या मैंने बोला? कॉस, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड। कार्बोनेट को ऑक्साइड में ले जाना है तो कैल्सिलेशन, तो कार्बोनेट कैल्सिनेशन CC, है ना। सल्फाइड को ऑक्साइड में जाता है तो रोस्टिंग, तो रोस, ऐसा आ रहा है ना इसमें, तो सल्फाइड ऐसे याद रख सकते हो, रोज सल्फाइड, कैल्सिलेशन कार्बोनेट। ये कहां होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर, ये लिमिटेड एयर। क्या बना बेटा इससे? मेटल की ऑक्साइड बनी।
तो हमारे लिए मिडिल जो होता है उसमें से हम मेटल ऑक्साइड चाहते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड मिल गई तो अच्छी बात, अगर सल्फाइड मिला तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया रोस्टिंग से, कार्बोनेट मिला तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया कैल्सिनेशन से। अब इस ऑक्साइड में से मेटल कैसे निकालेंगे बेटा, ये रहा। नाउ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। अब इसमें से क्या, हम इसको रिड्यूस कर देंगे, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेंगे। रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कार्बन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, कार्बन इसका ऑक्सीजन चुरा के कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जिंक मेटल बाहर निकल आया। तो पहले सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। सल्फाइड तो रोस्टिंग से, प्रेजेंस ऑफ एयर, कार्बोनेट तो सीधा हीट कर दिया, कैल्सिनेशन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उसके बाद जो ऑक्साइड बनी उसका कार्बन के साथ रिडक्शन। चलो सीबीएसई 2024, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर। सही बात है, अगर सल्फाइड ओर है, सल्फाइड तो रोस्टिंग ही करनी पड़ेगी, आरएस सल्फाइड। रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर डायरेक्टली इनटू मेटल। ये गलत है भाई, रोस्टिंग से डायरेक्टली मेटल नहीं बनता, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। तो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट सीबीएसई 2023, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन गिविंग केमिकल इक्वेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। कर लोगे आप, होमवर्क है, देख लिया आपने। ये तो ये सल्फाइड के लिए, ये कार्बोनेट के लिए। 2 ore X and Y were taking CBSE 2020 on heating these ores, it was observed that ore X gives CO2 gas and ore Y gives SO2 gas। बेटा ये वाली ore CO2 दे रही है, कौन सी ore है बेटा, कार्बोनेट है। और ore Y क्या दे रही है, SO2, ये कौन सी ore है, सल्फाइड है। Write steps to convert these ores into metals giving chemical equations of the reactions take place। तो बेटा ये होमवर्क है, इसको करिएगा, पूरा सिखा दिया है आपको ये तो मैंने। केमिकल रिएक्शन पूरा बताना है। सल्फाइड होगी तो जिंक सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बोनेट तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सिर्फ हीट करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी हीट करना होगा। ये हो गया रोस्टिंग, ये हो गया कैल्सिनेशन। फिर ये जो जिंक ऑक्साइड बनी इसका रिएक्शन किससे करा दो, कार्बन से, तो कार्बन इसका ऑक्सीजन लेके निकल गया, जिंक मेटल बन गया। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके आपको भी आ जाएगा, याद करने वाली चीजें हैं वैसे ये। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। तो 5 3 5, अब इसमें से हमें कॉपर और मरकरी का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। मरकरी कहां से मिलता है, मरकरी की जो फेमस ओर है वो है सिनेमा बार, है ना। तो सिनेमा के अंदर बार है और वहां पे आप जाके मरकरी के जाम पी रहे हो, कह सकते हो। तो भाई क्या है, हमारे पास HgS है, मरकरिक सल्फाइड, सिना बार और क्या करते हैं मरकरिक सल्फाइड, बेटा सल्फाइड और को क्या करोगे, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, तो क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना। मेथड तो हर जगह सेम ही लगता है। तो HgS को O2 के साथ आपने क्या किया, हीट किया, तो SO2 निकल गया और HgO, तो बेटा ये क्या कर दिया आपने, रोस्टिंग कर दी। अब ना HgO को किसी क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। HgO को कार्बन वगैरह की जरूरत नहीं है, ये इतने कमजोर है, हीट करो खुद ही मेटल फेंक देते हैं। तो HgO को हीट किया, खुद ही ऑक्सीजन बाहर फेंक दिया, मेटल भी फेंक दिया। सब बैलेंस कर लेना रिएक्शन, ठीक है। मैं रिएक्शन बैलेंस करके क्यों नहीं लाता, फिर समझ में नहीं आता, 2 3 लिखा होता है, समझाने मजा आता है, ठीक है। तो यहां क्या है भाई, नीचे वाले मेटल के साथ क्या है, जैसे मान लो HgS है, हमें सिना बार, मरकरी हमें कैसे मिलता है, सिना बार, है ना, HgS। तो बेटा सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, तो सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर दो पहले उठा के, क्या निकल जाएगा, SO2 और मरकरी ऑक्साइड बन जाएगी। फिर बेटा क्या होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, अब इसको रिड्यूस करना होता है, पर यहां कार्बन नहीं लगाते, ये बहुत ही लो रिएक्टिव है, हीट करो खुद ही टूट के ऑक्सीजन दे, कहते हैं हमें नहीं रखना किसी के साथ बॉन्ड, हम अकेले खुश हैं, जैसे तुम, है ना, कोई लड़की आके बात भी करती है तो तुम बात कर लो, यार मुझे नहीं पता, वही है इनका हाल, खुद ही ऑक्सीजन बाहर फेंक दिया। और मरकरी, अब देखो क्यूप्रस सल्फाइड, अब ये भी सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है तो बेटा क्या कर दो, रोस्टिंग, तो हमने हीट कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रांगली इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया और क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया, तो सल्फाइड ओर से ऑक्साइड तो बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जरा आराम से समझो, वैसे तो बेटा याद ही करना होता है, पर समझ लो थोड़ा सा, कि मान लो हमारे पास एक बाउल है
और उसके अंदर क्यूप्रस सल्फाइड है और उसको मैं हीट कर रहा हूं, तो अगल बगल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड उसी बाउल के अंदर बना। अब इस बाउल को सोचो, इसमें क्यूप्रस सल्फाइड भी है जो जल के या जो रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, तो इसी बाउल में क्यूप्रस सल्फाइड भी है और थोड़ा सा क्यूप्रस ऑक्साइड भी बना है अभी अभी। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन मिक्सचर। मिक्सचर जो है रिएक्शन का मतलब एक रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बन गया है, थोड़ा सा रिएक्टेंट बचा भी है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे याद कर लेना। तो अब क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, SO2 बाहर निकल जाएगा और कॉपर यहां पे बचेगा। तो इसको लिख लिख के बेटा प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। जैसे क्यूप्रस सल्फाइड, कौन सी ओर है, सल्फाइड, तो रोस्टिंग होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, हीट किया तो क्या निकला, बोलो मेरे साथ, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगी, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब इसी मिक्सचर में क्यूप्रस ऑक्साइड भी है, क्यूप्रस सल्फाइड थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ, थोड़ा सा ये भी बचा है, दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, Cu2O प्लस Cu2S। इसके बाद तो आसान है, क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक है, तो दो हमारे पास ये एक्सट्रैक्शन हो गए। सीबीएसई 2024, नेम द ओर ऑफ मरकरी, मरकरी की ओर का नाम क्या था, सिनाबार, सिनेमा बार है ना, हुक्का बार मत बोलना, गंदी बात। एंड स्टेट द फॉर्म, वेरी वेरी बैड, इन विच इट इज फाउंड इन नेचर, किस फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड फॉर्म में। राइट द, कौन से फॉर्म में मिलता है, एक तो फ्री स्टेट में भी मिलता है, याद है, मरकरी किसमें था, सिल्वर कप के अंदर। कह रहे हैं स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर, किस फॉर्म में मिलता है मरकरी, फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड, तो बोल दो दोनों स्टेट में। राइट द केमिकल इक्वेशंस अलोंग विद द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर, क्या होगा, HgS सल्फाइड है, रोस्टिंग करेंगे साहब, O2 के साथ क्या निकल जाएगा, SO2, और क्या बनेगा, HgO ऑक्साइड, बैलेंस कर लेना। अब HgO याद है, इसको कार्बन से रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, कार्बन रिडक्शन नहीं करना है कि कार्बन आए, ये खुद ही टूट जाते हैं, तो Hg प्लस O2, यहां यू कैन बैलेंस इट, है ना, ऐसी सारी रिएक्शन बैलेंस कर लेना। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन मरकरिक ऑक्साइड इज हीटेड, सीबीएसई 2020 का सवाल, मरकरिक ऑक्साइड हीटेड, ये रहा है ना, इन दोनों के ऊपर हीट हीट लिख देना बेटा, रोस्टिंग हुई और फिर ऑक्साइड को हीट किया, तो ये हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, अभी भी बताया, Cu2O प्लस Cu2S, क्या निकल जाएगा बेटा, Cu2S, क्या हो जाएगा, SO2 निकल जाएगा और Cu बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो टॉप पे होते हैं बेटा, 5 5 3 5 535, ये जो टॉप पे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, है ना, ये 3 हो गए, ये आपके 5 हो गए, 535 5 हो गए, ये जो 5 हो गए, ये बेटा ऑक्साइड में भी होते हैं, क्लोराइड में भी होते हैं, पर इनको कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कई बार कि इनको हम कार्बन से क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन चुरा के लेके जाता है, अभी हमने यही देखा, चाहे जिंक वाला सोचो, जिंक की सल्फाइड थी, जिंक का कार्बोनेट था, उसमें से जिंक की ऑक्साइड बनी, फिर कार्बन आया, ऑक्सीजन खींच के चला गया, यही किया था। यहां कार्बन ऑक्सीजन इनसे नहीं खींच सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए कार्बन से ज्यादा भूखे होते हैं। सिंपल एक लाइन में, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड, दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड हैव मोर एफिनिटी, एफिनिटी मतलब चाहत, प्यार जो तुम्हें उसके लिए है, जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती, लाइकलीनेस फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब कार्बन मान लो इनके पास आया और बोला, सोडियम से बोला ऑक्सीजन हमें दे दो, सोडियम बोला दिमाग खराब है तेरा, मेरे से ऑक्सीजन भागेगा, मैं सबसे रिएक्टिव है, मैं झुकेगा नहीं, समझा। तो ये इनसे ऑक्सीजन नहीं खींच सकता, तो कार्बन से रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में एक नया टर्म आता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, यानी करंट की मदद से इन कंपाउंड को तोड़ो और इसमें से मेटल निकालो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, ये याद करना रखा होगा आपको, लर्न दिस, कि टॉप के जो मोस्ट एक्टिव हैं वो कैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मिलते हैं, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कैसे मिलते हैं, मोल्टेन क्लोराइड्स, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, इसके इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ देंगे करंट से, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब
इलेक्ट्रिसिटी करंट, लिटिक मतलब होता है बेटा टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब करंट, लिटिक मतलब टूटना, तो करंट से तोड़ा है? ये हैंड रिटन नोट्स में सब लिख दूंगा, करंट से तोड़ा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अच्छा, तो NaCaMg ये सब कैसे मिलते हैं अपनी क्लोराइड में, NaCl, CaCl2, MgCl2। एल्यूमिनियम मिलता है ऑक्साइड में, क्या करेंगे पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तोड़ देंगे। तो NaCl मोल्टेन लिया हमने, मोल्टेन मतलब हीट किया, मोल्टेन मतलब हीट किया, तभी तो आयंस निकलेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट लगाया, याद है NaCl अगर सॉलिड होता तो उसके पास आयंस नहीं होते, मोल्टेन तो मोल्ट है ना। इलेक्ट्रिक करंट निकाला, क्या लगा Na+ और Cl-, यानी कैटायन और एनायन निकल गए। अब बेटा कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पे, ये पॉजिटिव है, कैथोड कैसा होगा नेगेटिव। एनायन किधर जाएगा एनोड पे, ये नेगेटिव, एनोड कैसा होता है पॉजिटिव। तो Na+ आ गया कैथोड पे। अब Na+ यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव है, तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन चूस लेगा और क्या बन जाएगा Na मेटल। Cl- आया एनोड पे, अब Cl- के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कहेगा यार हमसे इलेक्ट्रॉन बाहर करो, है हट, और ये क्या बन जाएगा Cl। पर आपको पता है क्लोरीन ऐसे नहीं दिखता अकेले, दिखता है क्या अकेले, जुड्डा होता है ना Cl2, तो कुछ नहीं है, यहां पे 2 लगाओगे, अब बैलेंस कर दो 2। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, ये सब चीजें आपको करते करते बेटा अपने आप आ जाएगी, ठीक है। इसको आप चाहो तो रिपीट करके देख लेना, या एक बार मैं और बता देता हूं, पर ये प्रैक्टिस के साथ ही यू विल लर्न। देखो NaCl लिया, मोल्टेन गरम किया, इलेक्ट्रिक करंट लगाया तो टूट गया Na+ और Cl-, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिसिस, करंट से तोड़ा, इलेक्ट्रो करंट लिसिस तोड़ा। Na+ कैटायन है, कैटायन कहां आएगा कैथोड, अगर वो पॉजिटिव है तो ये कैसा होता है नेगेटिव। Na+ आया, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया Na मेटल बन गया। Cl- एनायन, एनायन कहां जाता है एनोड, अगर ये माइनस है तो एनोड पॉजिटिव ही होगा। अब Cl- के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो नेगेटिव है, तो कहेगा इलेक्ट्रॉन को करो बाहर जी, और हम बन जाते हैं Cl। इसने कहा ठीक है, पर Cl ऐसा दिखता नहीं, Cl कैसे दिखता है Cl2। अब इसको बैलेंस कर दो, 2 बैलेंस्ड, क्लियर है। तो एनोड पे हमें क्लोरीन मिलता है, कैथोड पे हमें सोडियम मिलता है, ठीक है। अब इसको यार याद कैसे रखा जाए, कहां क्या मिलता है, कैसे रखा जाए, किस तरह से किया जाए, तो ऐसा याद कर लो, Na कैटायन है, कैटायन कहां मिलेगा कैथोड पे, ठीक। चलो क्वेश्चन CBSE 2023, नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर अ मेटल दैट गिव्स विग्रस रिएक्शन विद एयर एंड वाटर बोथ। ऐसे मेटल का रिडक्शन बताओ जो विग्रस रिएक्शन एयर और वाटर, विग्रस रिएक्शन कौन देता है सोडियम पोटेशियम, यही तो ना जल जाते थे हवा के साथ, पानी में भी जा रहे तो आग, पानी में आग लगा देते थे। इनके लिए कौन सा रिडक्शन प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, सही है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब बेटा एल्यूमिनियम कहां आता है, ऊपर के रिएक्टिव में ही आता है, KNaCaMgAl है ना, टॉप के 5, मैंने बोला ना 535, शुरुआत के 5। अब इसमें से कार्बन ऑक्सीजन नहीं खींच पाएगा, क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव हैं और इनकी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा, एक वर्ड लिखा था एफिनिटी है, लाइकनेस है, तो ये कार्बन रिड्यूस नहीं करता, इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अब कोई मेटल मेरे पास कहीं से भी आया हो, चाहे हमने कार्बन से जैसे रिड्यूस नहीं किया था जिंक ऑक्साइड को, या अभी हमने NaCl को करंट से तोड़ा और Na मिला, ये जितने भी मेटल हमारे पास आते हैं और से, ये प्योर नहीं होते, अभी सिर्फ निकल के आए, अभी गंदे हैं बहुत। तो हम क्या करते हैं, इनकी रिफाइनिंग करते हैं और इनको 99% तक प्योर बनाते हैं। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये सबसे ज्यादा फेमस प्रोसेस है। मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर कार्बन रिडक्शन, कार्बन से रिड्यूस किया हो, या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जैसे NaCl का किया था, इज नॉट वेरी प्योर, बहुत ज्यादा प्योर नहीं है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फॉर रिफाइनिंग मेटल, रिफाइन मतलब उसको प्योर बनाने के लिए, इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इसका एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, कॉपर को प्योर बनाना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कॉपर ओर से निकल के आया, कैसे आया, वो कॉपर सल्फाइड की ओर थी, याद है क्यूप्रस सल्फाइड वाला जो रिएक्शन था, वहां से निकल के आया कॉपर।
अब ये कॉपर प्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक भैया ऐसे बाल्टी लेंगे, है ना, और उस बाल्टी में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे सबसे पहले, CuSO4 का सॉल्यूशन, और थोड़ा सा एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दो, H2SO4 डाल दो, है ना, एसिडिफाइड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका कैथोड भी कॉपर होगा, एनोड भी कॉपर होगा, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो जो आप लेके आए हो अपने साथ इम्प्योर मेटल, जो आप लेके आए हो तो इम्प्योर है, वो बनता है हमारा एनोड। तो जो हमारा इम्प्योर मेटल है वो बनेगा एनोड। और जो हमारे पास लैब में पहले से एक सुंदर सा कॉपर रखा है, प्योर कॉपर रखा होगा ना, कहीं ना कहीं तो होगा दुनिया में, उसको बनाते हैं कैथोड। प्योर मेटल, प्योर कॉपर बनता है कैथोड। तो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, थोड़ा सा एसिड, एनोड में इम्प्योर कॉपर, कैथोड में प्योर कॉपर। कैसे याद रखना है, थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है, तो आप ये याद कर लो, CRPC काइम पेट्रोल देखा है, टीवी पे आता है सावधान इंडिया, CRPC की धारा इसके तहत इनको ये सजा हुई, CRPC की धारा सुनते हो। कैथोड, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, बेटा कैथोड पे होता है रिडक्शन। प्योर कॉपर, PC, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्योर कॉपर, ठीक है, CRPC कैथोड रिडक्शन प्योर कॉपर, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना आपसे, कैथोड रिडक्शन प्योर कॉपर, CRPC। तो कैथोड पे क्या बनेगा, प्योर कॉपर निकलेगा, ठीक। अब होता क्या है, होता यह है कि इम्प्योर कॉपर कहां पे है, एनोड पे है। तो एनोड में जो इम्प्योर कॉपर है इसके अंदर थोड़ा बहुत, वो सॉल्यूशन के अंदर आने लगता है। कैसे आता है, इसमें से कॉपर टूट टूट के सॉल्यूशन में आता है, इसमें से निकल, जो एनोड से जो तुम कॉपर गंदा लेके आए हो ना खदान से खोद के, उसको एनोड में लगाया, उसमें से जो कॉपर है ना वो टूट टूट के सॉल्यूशन में आता जाता है। अच्छा, सॉल्यूशन में से कॉपर जाके कैथोड पे चिपकता जाता है। अब कैथोड पे क्या आएगा, प्योर कॉपर आ जाएगा सारा, और एनोड से जितना भी कॉपर है झरझर के नीचे निकल जाएगा, है ना। समझो गंदी से ऐसे लेके आए थे तुम, एक लकड़ी लेके आए थे गंदा सा एकदम, है ना, ऐसे रॉड लेके आए, उसमें थोड़ा बहुत कॉपर है, थोड़ी गंदगी लगाया, इसमें जितना भी कॉपर है एनोड से वो निकलता जा रहा है, इम्प्योर कॉपर निकलता जा रहा है और सॉल्यूशन में आ रहा है, और सॉल्यूशन से उतना ही कॉपर कहां जा रहा है, कैथोड पे। तो CRPC कैथोड पे रिडक्शन होता है और प्योर कॉपर डिपॉजिट होता है। अब जो इस रॉड में गंदगी होगी, जो एनोड बना है, गंदा रॉड जो लेके आए हो खदान से, कुछ गंदगी इसके नीचे सेटल होती है, इसको बोलते हैं एनोड मड, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं हो, नीचे जाके सेटल हो जाती है, कहां, एनोड के नीचे। अगर एग्जाम में आ गया, बोला ये चीज क्या है, तो बोलना ये है इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, एनोड मड, जो इसमें तुम गंदगी लेके आए थे वो नीचे जाके बैठ गई मट्टी, इनसॉल्युबल मड। और जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में मिल जाएंगी, सॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमेन्स इन सॉल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन इसका कोई है, एट एनोड क्या होता है, प्योर कॉपर एंटर सॉल्यूशन, एट कैथोड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड। तो मैंने समझा दिया ना, ये एनोड, ये कैथोड, ये इम्प्योर, ये प्योर, है ना। इसमें से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से कैथोड पे जाएगा। देखो अब क्वेश्चन क्या है, CBSE 2024, The metals produced by various reduction processes are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining metal is electrolytic refining. चलो, what is the cathode and anode made of in the refining of copper by this process? Cathode anode पूछा है, CRPC cathode reduction pure copper. तो cathode pure copper होगा तो anode अपने आप impure copper बन जाएगा, anode पे impure copper. Name the solution used in the above process, CuSO4 plus dilute H2SO4. How copper gets refined when electric current is passed in the electrolytic cell? कैसे रिफाइन होता है, एनोड से कॉपर सॉल्यूशन में आता है और सॉल्यूशन से उतना ही कॉपर कैथोड पे जाता है, प्योर कॉपर एंटर सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट अमाउंट, तो इम्प्योर वाले में से कॉपर निकलता है और प्योर पे डिपॉजिट। नेक्स्ट बेटा करोजन, पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने, करोजन क्या होता है भाई, किसी मेटल के ऊपर जब चीजें अटैक करती है आसपास सराउंडिंग से, एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये सब अटैक करता है
तो हम बोलते हैं मेटल करोड हो गया, इस प्रोसेस को करोजन बोलते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेट टू करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। वाटर वेपर आसपास की, ऑक्सीजन, एसिड, ठीक है। इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल है। आयरन आपने देखा है लाल हो जाता है, जंग लग गया, रस्ट। वो क्या होता है, आसपास की ऑक्सीजन और वाटर वेपर इस पे चिपक जाते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट होता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। आयरन पे जंग लगने के लिए पानी का और हवा का, ऑक्सीजन का, दोनों का होना मस्ट है, ठीक है, उसके बिना जंग नहीं लगती। नेक्स्ट कॉपर की टार्निशिंग हो जाती है भाई। तो ये देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहले ऐसी दिखती थी, अब हरी हो गई है। तो कॉपर के ऊपर कौन अटैक करता है सराउंडिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करती है, ऑक्सीजन और H2O क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, तो हरे रंग का। तो कॉपर हो जाता है हरे रंग का, कोई पूछे किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में क्या होता है बेटा, सिल्वर ऐसा दिख रहा होता है, काला हो जाता है कुछ समय बाद, क्या रिएक्ट करता है उसके ऊपर, समाज से या अगल बगल से, सराउंडिंग से H2S और O2 उसके ऊपर अटैक करता है और सिल्वर सल्फाइड कैसा दिखता है, ब्लैक रंग का। ये सब पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो सिल्वर पे अगल बगल से, इसमें कलर याद होना है, कॉपर हरा हो जाता है, सिल्वर काला हो जाता है, आयरन लाल हो जाता है। आयरन लाल होता है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की वजह से, वाटर वेपर। कॉपर हरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O2 और ये काला होता है इस वजह से H2S और O2, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, प्रिवेंशन, कैसे बचाएं हम लोग करोजन से। तो आयरन को तो यार घर में आप देखते हो पेंट कर देते हैं कि जंग ना लगे। ऑयलिंग कर दो भाई, ऑयलिंग कर दिया, उसके ऊपर लेयर बन गई, अगल बगल से ऑक्सीजन आके उस पर अटैक नहीं कर पाएगी। ग्रीसिंग कर दो, सेम बात हो गई, अगल बगल से लेयर बना दिया आपने, मान लो आयरन के रॉड के ऊपर ग्रीस लगा दी, तो अब ऑक्सीजन उस पर अटैक नहीं कर पाएगी। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है बेटा, आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की लेयर बना देना, जिंक की लेयर बना दोगे तो भी अगल बगल से कोई अटैक नहीं कर पाएगा। एनोडाइजिंग क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजिंग में हम लोग जिंक की लेयर बना देते हैं, एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, एल्युमिनियम की लेयर बना देते हैं, है ना। तो हमने जिंक की लेयर अगल बगल बना दी तो उसके ऊपर सराउंडिंग से चीजों का अटैक नहीं होगा। एल्युमिनियम की लेयर चढ़ा दी ऐसे चमकीली एकदम, तो अगल बगल से कोई अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लो, गैल्वेनाइजेशन, स्टील एंड आयरन आर कोटेड विथ थिन लेयर्स ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम जिंक की लेयर से कोट कर देते हैं। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, करंट की हेल्प से करते हैं। इट डज नॉट चेंज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, है ना, सरफेस पे आया है ना, सिर्फ सरफेस पे डिपॉजिट हुआ है तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेगा, ऊपर ऊपर से चिपका है मेटल के बाहर। पेंट करने से क्या आयरन की प्रॉपर्टी चेंज होगी, नहीं, पेंट ही है, जिंक का पेंट कर दिया, चिपका दिया, करंट की हेल्प से चिपका दिया। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग बेटा क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चिपका दी। दिस लेयर प्रिवेंट्स करोजन ऑफ मेटल, द मेटल ऑक्साइड लेयर गिव्स आर्टिकल्स अट्रैक्टिव फिनिश, सुंदर भी लगता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मैंने एल्यूमिनियम लिखा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चिपका देते हैं। तो एक गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। सीबीएसई 2023 क्या है सवाल, एक्सप्लेन एनी टू मेथड दैट आर एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट रस्टिंग करोजन ऑफ मेटल। पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रीजिंग कर लो, गैल्वेनाइजेशन कर लो, एनोडाइजिंग कर लो, कुछ भी कर लो भाई। अब बात होती है एलॉय क्या होते हैं। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब सब एक जैसा दिख रहा हो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। दो या दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो बेटा एलॉय क्यों बनाए जाते हैं, किसी मेटल की प्रॉपर्टी को खूबसूरत बनाने के लिए। मान लो एक मेटल है और वो बहुत ही स्ट्रांग तो है पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो उसके अंदर हम दूसरा मेटल ऐसा मिला देंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, स्ट्रांग भी रहेगा। जैसे एवेंजर नहीं बनता, सारे सुपर हीरो साथ आ जाते हैं, एवेंजर क्या एक टीम है ना। तो वैसे एलॉय भी बेटा टीम है, कुछ मेटल्स आते हैं आपस में मिलते हैं और एक मिक्सचर बन जाता है। क्या बनता है, देखो मिक्सचर, जिससे प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। स्टेप 1 में हम एक मेटल को मेल्ट करते हैं, स्टेप 2 में दूसरे एलिमेंट को उसमें फिक्स प्रोपोर्शन में मिला देते हैं, स्टेप 3 में उसको हम कूल कर देते हैं। कैसे बनाते हैं एलॉय, एक मेटल को मेल्ट किया, उबाल दिया एकदम मेल्ट, है ना, मोल्टेन स्टेट में, फिर दूसरे मेटल को उसमें फिक्स प्रोपोर्शन में कि 2:1, अगर इसका 2 हिस्सा है तो इसका 1 हिस्सा लेंगे, प्रॉपर्टी बराबर आनी चाहिए ना, ज्यादा एक मिला दोगे तो इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा, और उसके बाद कूल कर दिया रूम टेम्परेचर। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ये तो पहले ही समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी जो एलॉय की होगी वो मेटल से अलग होगी,
क्योंकि यहां तो एक मेटल था, यहां 2-3 मेटल मिलकर एक अलॉय बना है, तो प्रॉपर्टीज आर ऑफ एलॉय आर डिफरेंट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम दी मेटल फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। कुछ एलॉय हैं जो आपको याद होने चाहिए। प्योर आयरन क्या होता है बेटा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट, आपको लगता है आयरन हार्ड है, प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट, थोड़ा सा गर्म करो तो खींचने लगता है। इसीलिए जो हम लोग आयरन देखते हैं अपने आसपास जो घर पे लगे होते हैं, उस प्योर आयरन में थोड़ा सा कार्बन डाल देते हैं, 0.05%, हार्ड और स्ट्रॉन्ग आयरन कार्बन एलॉय बन जाता है। क्या बन गया, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आयरन कार्बन एलॉय। तो आयरन की प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो आयरन में क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा 0.05% कार्बन और स्ट्रॉन्ग, तो एक मेटल एक नॉन मेटल, ये क्या बन गया, एलॉय। स्टेनलेस स्टील आपने घरों में देखा होगा, स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, आयरन और क्रोमियम और थोड़ा सा निकल भी होता है, हार्ड होता है और इसके ऊपर जंग नहीं लगती है, डू नॉट ट्रस्ट। तो आयरन, क्रोमियम और निकल। याद करने का तरीका देखो, स्टेनलेस स्टील का मैंने बनाया है कि स्टील के एक रॉड पे एक क्रो बैठा है और क्रो ने नेकर पहन रखी है, क्या, निक्कर, तो क्रोमियम, नेकर और आयरन तो होगा ही होगा, ये तो समझ ही में आ रहा है, स्टील रॉड, स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, ये तो सबको पता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, एक रॉड है आयरन का, उसके ऊपर एक क्रो बैठा और निक्कर पहनी है, तो क्रोमियम और निकल, अदरवाइज ऐसे ही याद कर लेना। एमेल्गम बेटा वो एलॉय जिसके अंदर मरकरी होना चाहिए, दूसरा मेटल नॉन मेटल कोई भी हो सकता है, मरकरी जरूर से होना चाहिए। तो मरकरी से साथ जितने भी मिक्सचर बनते हैं मेटल के नॉन मेटल के, उसको हम बोलते हैं एमेल्गम। अच्छा, नेक्स्ट ब्रास है, तो ब्रास में क्या होता है, एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर हो जाता है। ब्रॉन्ज है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन हो जाता है। सोल्डर है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन है। अब इसमें कुछ याद करने की ट्रिक्स थोड़ी बहुत लिखी है, देख लेना। ब्रास को मैंने बोल दिया बी कॉज, सी कॉपर, जेड से जिंक। ब्रॉन्ज को मैंने बोल दिया, मान लो एक ब्रॉन्ज का आपके पास मेडल है, तो ब्रॉन्ज मेडल को ले जाके आपने कोट पे टांग दिया, किस पे टांग दिया, ब्रॉन्ज मेडल को कोट पे टांग दिया, तो कॉपर और टिन। मान लो पास एक सोल्जर है, और सोल्जर क्या है, सौतेला बेटा है, कैसा है, सौतेला बेटा है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, यहां से देखो सौतेला, ये क्या हो गया हमारे पास, सोल्जर, टिन, लेड, ठीक है। हाँ, अब ये देखो कि प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय जो होती है वो मेटल से डिफरेंट हो जाती है। जैसे यहां देखो, ब्रास बी कॉस, कॉपर और जिंक का एलॉय, ब्रॉन्ज कोट, कॉपर और टिन का एलॉय, ये दोनों ही में ही कॉपर है, पर ये दोनों ही बेटा पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि आपको याद होगा कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बेस्ट कंडक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पर ये कॉपर के दोनों एलॉय किसके हैं, एलॉय ऑफ कॉपर, ये क्या है बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल। जैसे यहां देखो सोल्जर, सौतेला, सोल्जर, टिन, लेड। अब देखो इसके अंदर टिन है और लेड है, ये बेटा हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, और जबकि बना ये टिन और लेड से है, दोनों मेटल हैं, इन दोनों का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर इनका जो एलॉय है, एलॉय का कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, लो। इसीलिए सोल्जर यूज भी होता है, सोल्डर आपने देखा, सोल्डर आयरन, सोल्जर मैंने बोल दिया, सोल्डर आयरन होता है ना, पिघला के इसको देखा होगा कई बार, मशीन में लोग लगाते रहते हैं, रिपेयर करता है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, तो ये गल जाता है तुरंत, मेल्ट वेरी इजिली, सोल्डर मेल्ट वेरी इजिली, जबकि जिनसे बना है जिन मेटल से वो मेल्ट नहीं करते। तो बेटा ये प्रॉपर्टी है एलॉय की कि दो चीजें मिली कुछ नया बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2020 क्वेश्चन 31, होमवर्क में कर लेना, कुछ ऐसा नया नहीं मिलेगा आपको। मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं भाई, मेटल एलॉय थोड़ी, सारे मेटल्स होते हैं, एलॉयज तो अभी देखा नहीं होते, तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया, तो ये हो गया ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आर चेक कर लेना, ट्रू ही होगा। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज मतलब कोट, कोट मतलब कॉपर टिन, एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, सही बात है, पुअर कंडक्टर। लास्ट टॉपिक है आपका थर्माइट वेल्डिंग। बेटा एक रिएक्शन होती है फेरिक ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड निकल जाता है, रिप्लेस कर देता है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन मोल्टेन फॉर्म में निकलता है क्योंकि बहुत सारी हीट निकलती है। ये रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए, ये थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन है। द अबव रिएक्शन इज सो हाईली एक्सोथर्मिक, सो हाईली, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है दैट हीट गिवन आउट प्रोड्यूसेस मेटल इन मोल्टेन स्टेट, ये जो आयरन निकलता है एकदम पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट, दिस मोल्टेन मेटल इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो इसको यूज करते हैं हम लोग, रेलवे ट्रैक अगर कहीं टूट गया है
तो थर्माइट वेल्डिंग कर देते हैं, इसकी ऐसे रख देते हैं और मतलब ऐसे हम एक भगोना टाइप का रखते हैं और उसके अंदर क्या डाल देते हैं, ये मिक्सचर डाल देते हैं। तो क्या होता है, नीचे से आयरन मेल्ट होके निकलता है और उसको लगा देते हैं। तो जहां पे टूटी होती है, मान लो कहीं पे ट्रैक टूटा है तो वो जुड़ जाता है। वेल्डिंग का प्रोसेस, वेल्डिंग तो देखा होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट वेल्डिंग। तो ये 2023-24 का सवाल है, होमवर्क में इसको भी लिख लो, कमेंट करके बता देना, कुछ नया नहीं मिलने वाला। यहाँ पे ये सिलेबस चैप्टर होता है समाप्त।